जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमने स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली डिस्कस किए जहाँ पे हमने क्लोज किया था और हमने ये जस्टिफाई किया कि लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों होती है। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे, अब हम ये जस्टिफाई कर चुके हैं कि लाइफ इंश्योरेंस की बेसिकली फैमिली टाइप में क्या ज़रूरत है और उसकी अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अब लाइफ इंश्योरेंस जस्टिफाई तो हम कर चुके हैं, लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट क्या होनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस किस अमाउंट की होनी चाहिए, इसको डिटरमिन करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं। वन इज द फर्स्ट वन इज ह्यूमन लाइफ वैल्यू अप्रोच। द अमाउंट नीडेड डिपेंड्स ऑन द इंश्योर्ड ह्यूमन लाइफ वैल्यू विच इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फैमिली शेयर ऑफ द डिसीज ब्रेड विनर्स फ्यूचर अर्निंग। नाम से वाज़ेह ह्यूमन लाइफ वैल्यू। अच्छा, इसके अंदर जो टेक्निक यूज होगी वही फाइनेंस की टेक्निक होगी कि जो एक फैमिली हेड की फ्यूचर अर्निंग्स एक्सपेक्टेड थी, उनका जो प्रेजेंट वैल्यू अगर उसकी कैलकुलेट कर ली जाए थ्रू अ डिस्काउंट फैक्टर, तो उसको हम उसकी बेसिस पे अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस वैल्यू की लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है, तो इस मेथड को हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू अप्रोच बोलते हैं। To calculate the amount needed under human life value approach, estimate the individual's average earnings over his or her productive lifetime, deduct taxes, insurance premiums, and self-maintenance costs. Using a reasonable discount rate, determine the present value of family's share of earnings for the number of years until retirement. अच्छा, इस मेथड में इंडिविजुअल की जो एवरेज इनकम होगी उसको एस्टिमेट किया जाएगा, उसमें से टैक्सेस, इंश्योरेंस और सेल्फ मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि जो टैक्सेस इंडिविजुअल ने पे करने थे, जो डिसीज इंडिविजुअल की बात हो रही है, अगर इन केस उसकी डेथ का केस होता है, और उसके जो पर्सनल इंश्योरेंस प्रीमियम्स थे, जैसे कि कोई व्हीकल इंश्योरेंस थी, कोई प्रॉपर्टी इंश्योरेंस थी, या उसकी सेल्फ मेंटेनेंस कॉस्ट थी, उसको या कॉस्ट है, उसको रिड्यूस करेंगे। जब आप किसी की भी लाइफ इंश्योरेंस की वैल्यू डिटरमिन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ वैल्यू अप्रोच, तो पहली चीज आप उसकी जो सैलरी है उसे फोरकास्ट करेंगे। दूसरी चीज, उसके वो जो टैक्सेस है, जो उस टैक्सेस और वो एक्सपेंसेस जो उसके अपने ऊपर होने हैं, वो आप उसमें से रिड्यूस करेंगे, क्योंकि अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो उसके अपने एक्सपेंसेस भी तो माइनस होंगे, उसकी अर्निंग भी नहीं होगी और उसके अपने एक्सपेंसेस भी नहीं होंगे। और उसके बाद रीजनेबल डिस्काउंट रेट की बेसिस पे उसको आप डिस्काउंट कर लेंगे, तो यू विल कम अप टू द फिगर व्हाट अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। So this method, if used, is called human life value approach. इसकी कुछ लिमिटेशन है। Other earnings are ignored. Work earnings and expenses are assumed to be constant. Amount allocated to the family can change. Inflation is ignored. पहली इसकी लिमिटेशन ये है कि किसी भी इंडिविजुअल की अपनी सैलरी के अलावा या नॉर्मल अर्निंग के अलावा, चाहे वो बिजनेस हो, और अर्निंग्स भी हो सकती हैं, तो वो अर्निंग्स नॉर्मली इग्नोर की जाती है क्योंकि उसमें सर्टेनिटी नहीं होती। हो सकता है कि इंडिविजुअल सैलरी के साथ कोई ऐसी इनकम, अदर इनकम भी अर्न कर रहा हो जो सर्टेन नहीं है, जो हर मंथ ना आती हो, लेकिन वंस इन अ वाइल, क्वार्टरली, बाय एनुअली कुछ वो अर्न कर लेता हो, तो वो इनकम्स इग्नोर हो जाती हैं कैलकुलेशन में। वर्क अर्निंग्स एंड एक्सपेंसेस आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। फिर इस मेथड की एक लिमिटेशन है कि ये अज्यूम किया जा रहा होता है कि कांस्टेंट इनकम है या कांस्टेंटली ग्रो हो रही है, लेकिन अगर कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज होना था, यानी कि हो सकता है कि उस किसी इंडिविजुअल की फ्यूचर में प्रमोशन हो जाती है और उसकी सैलरी मल्टीप्लाई हो जाती, या सैलरी या जॉब स्विच करके कोई ऐसा फैक्ट आता, तो ये मेथड उसको इग्नोर करता है। तीसरी, अमाउंट एलोकेटेड टू द फैमिली कैन चेंज। फिर आपका वो इंडिविजुअल, क्योंकि यहाँ पे हम कैलकुलेट ये कर रहे हैं इंडिविजुअल फैमिली के ऊपर कितना एलोकेट करता है इनका इनकम का पोर्शन, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंसेस और टैक्सेस को हम इग्नोर कर चुके हैं या माइनस कर चुके हैं। तो अब डेफिनेटली इंसान अपनी फैमिली के ऊपर अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन एक्चुअली स्पेंड करता है, ये प्रोपोर्शन भी चेंज हो सकती है, तो इसकी भी लिमिटेशन है, ये जज नहीं की जा सकती कि फ्यूचर में क्या होगा, और इन्फ्लेशन का फैक्टर इग्नोर कर दिया जाता है।
सेकंड मेथड जो हमारे पास है दैट इज नीड्स अप्रोच। नीड्स अप्रोच नाम से वाज़ेह है, पहला जो था अर्निंग का प्रेजेंट वैल्यू था। दूसरा जो मेथड है ये डिटरमिन करेगा कि इंसान की जरूरत कितनी है, या इंसान की नहीं बल्कि फैमिली की जरूरत कितनी है अगर फैमिली हेड की प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। तो under the needs approach, the amount needed depends on the financial need that must be met if the family head die. The calculation should consider the estate clearance fund, income needed for 1 or 2 year readjustment period, income needed for the dependency period until the youngest child reaches age 18, life income to the surviving spouse, including income during and after blackout period, special needs, for example, funds for college education and emergencies, and retirement needs. अच्छा, अब ये जो नाम से वाज़ेह नीड्स अप्रोच बेसिकली कैलकुलेट करेगा कि इंश्योरेंस की अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली नीड इफ द फैमिली हेड इज डाइज डाइज। अच्छा, अब क्लियरेंस इसके अंदर क्या क्या चीजें कंसिडर होंगी कि एस्टेट क्लियरेंस, घर का कोई रेंट है या उसको कोई क्लियर कराना है अगर लीज्ड मॉर्गेज का केस है। रीएडजस्टमेंट पीरियड वो होता है जब किसी फैमिली हेड की डेथ होती है तो उसकी जो फैमिली है उसका बजट ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं हो जाता, 1 या 2 साल लगते हैं रीएडजस्ट करने में, क्योंकि अगर आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है तो मे बी स्कूल चेंज करना हो, मे बी आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन के वेज हैं वो डिफरेंट हो जाए, आपकी क्लोथिंग की रिक्वायरमेंट, तो इसी तरह ये फैमिली में चेंज होता है तो उसको रीएडजस्टमेंट पीरियड कहते हैं। तीसरी, जो चाइल्ड है, जो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड है, वो जब तक 18 का नहीं हो जाता वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, तो उस वक्त तक के उसके जितने एक्सपेंसेस बियर करने के लिए पैसे चाहिए वो उसमें ऐड होंगे। फिर लाइफ इनकम टू द सर्वाइविंग स्पाउस इंक्लूडिंग इनकम ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ब्लैकआउट पीरियड। अच्छा, फिर उसके बाद जो स्पाउस के एक्सपेंसेस हैं अगर स्पाउस डिपेंडेंट है। स्पेशल नीड, अगर पहले से एम किया हुआ है कि किसी बच्चे को किसी स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन होना चाहिए या इमरजेंसीज का कोई प्री प्लान है तो ऐसे केस में उसको भी ऐड करेंगे, और रिटायरमेंट की कोई नीड अगर प्लान है तो अगर ये सारा कुछ जो कि नीड बेस्ड अप्रोच ही ये बता रही है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट इस बेसिस पे कैलकुलेट की जा रही है कि फैमिली की नीड क्या है तो उसको नीड्स अप्रोच बोलेंगे। और नीड्स ये डेफिनेटली ये कुछ एग्जांपल दी हुई है, अदरवाइज जो है नीड्स हर फैमिली की डिफरेंट हो सकती हैं और उसकी बेसिस पे लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट कैलकुलेट हो सकती है। थर्ड, कैपिटल रिटेंशन अप्रोच। द कैपिटल रिटेंशन अप्रोच प्रिजर्व्स द कैपिटल नीडेड टू प्रोवाइड इनकम टू द family. Calculate, prepare a personal balance sheet, determine the amount of income producing capital, determine the amount of additional capital needed to meet the family needs. कैपिटल रिटेंशन अप्रोच का मतलब ये है कि इस केस में इट्स लाइक अ बैलेंस शीट अप्रोच। इसमें ये डिटरमिन किया जा रहा है फैमिली का, अगर किसी हेड की प्री मेच्योर डेथ होती है तो वो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है फैमिली में उसको अर्न करने के लिए कितना कैपिटल जरूरत है, क्योंकि उस अर्निंग दो ही तरीके से की जा सकती है, या तो आपकी ह्यूमन स्किल्स की बेसिस पे या कैपिटल की बेसिस पे। आप या तो खुद जाके काम करके अर्न कर सकते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देके उसे अर्न कर सकते हैं, या इसी तरह आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर दें, व्हाटएवर। तो अगर तो प्री मेच्योर डेथ है फैमिली हेड की तो उसको सब्सटीट्यूट किया जा रहा है फाइनेंशियली कि एसेट्स इतने हो कि वो ऑटोमेटिकली जो फैमिली हेड अर्न कर रहा था उतने अर्न करके दे दें। तो अगर कैपिटल, कितना कैपिटल चाहिए टू रिप्लेस दैट इनकम, उसकी असेसमेंट की बेसिस पे अगर लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट डिटरमिन की जा रही है तो दिस मेथड इज कॉल्ड कैपिटल रिटेंशन अप्रोच। Internet-based life insurance calculators produce widely varying results but may be a good starting point.
अब इंटरनेट पे ये जो तीनों मेथड हमने पढ़े हैं, इसके कैलकुलेटर्स इंटरनेट पे भी मौजूद हैं और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो वेरिंग होंगे, और वेरिंग होने की बड़ी स्पेसिफिक रीजन है कि ह्यूमन फ्यूचर में कितना अर्न करेगा या एस्टिमेट पे बेस कर रहा है। जो है आपका नीड्स क्या होंगी फैमिली की, वो भी एस्टिमेट पे बेस कर रहा है, और कैपिटल कितनी इनकम प्रोड्यूस कर सकता है ये भी एस्टिमेशन पे बेस कर रहा है। तो ऑफ कोर्स हर कैलकुलेटर की एस्टिमेशन डिफरेंट होगी, तो इसी वजह से वो डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। बट अगर आपने किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ इंश्योरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितने की लाइफ इंश्योरेंस किसी इंडिविजुअल को करानी चाहिए बेस्ड ऑन फाइनेंशियल डेटा, तो ये जो कैलकुलेटर्स हैं, इट कैन बी एन इंडिकेटिव मेजर एंड इट कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। Most families own an insufficient amount of life insurance. In 2010, only 44% of the households in the United States own any individual life insurance. Consumers procrastinate and have difficulty in making corrective decision about the purchase of insurance. 2000 अच्छा, अब ये आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि नॉर्मली जो फैमिलीज हैं ये जो इंश्योरेंस ओन करती हैं ये इनसफिशिएंट इन नेचर होता है। 2010 का डेटा है कि 44% हाउसहोल्ड इन यूनाइटेड स्टेट ओन एनी इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि 44% सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के रेजिडेंट्स हैं जिनके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस है। 56% ऐसे हैं जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। नॉर्मली जो कंज्यूमर होता है वो डिले करते हैं इन परचेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इवन अगर उनका माइंडसेट हो भी। अच्छा, अब ये जो डेटा है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है, और जहां तक मैं समझता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसकी जो लाइफ इंश्योरेंस ओइंग परसेंटेज होगी वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से की एवरेज से काफी ज्यादा होगी। अगर हम ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान की बात करें जो डेवलपिंग कंट्री है, तो मेरा ख्याल से तो ये जो परसेंटेज होगी ये 10% से भी लो होगी। तो इसका मतलब ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि significant proportion of the population does not own any life insurance, despite हमने पीछे जस्टिफाई किया कि लाइफ इंश्योरेंस की फैमिलीज को नीड होती है। Many families have only a limited amount of discretionary income. दूसरी लाइफ इंश्योरेंस ना ओन करने की जो एक और वजह क्या है कि लोगों की इनकम ही नहीं होती कि वो लाइफ इंश्योरेंस ओन कर सकें। इसकी रीजन ये है कि उस पर प्रीमियम तो पे करना पड़ता है, तो शायद प्रीमियम उनके बजट से बाहर हो जाता है। The purchase of life insurance reduce the amount of discretionary income available for other needs. Definitely अगर प्रीमियम पे करेंगे तो दूसरी जरूरियात के लिए जो पैसे हैं वो नहीं बचेंगे। Many families are in debt and have little saving. जिनके लोन्स होते हैं उनके लिए तो सेविंग करना वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसका मतलब अगेन पॉसिबिलिटीज मिनिमम है। After payment of high priority expense such as mortgage, food, utilities, many families have only a limited amount of income to purchase life insurance. और जस्टिफाइड है कि आपके अदर एक्सपेंसेस शायद इतने इस नेचर के हों कि लाइफ इंश्योरेंस परचेज करना फॉर अ फैमिली इज माइट गेट डिफिकल्ट, और इस वजह से लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली नहीं परचेज कर पाती फैमिली। अच्छा, अब हमने ये जस्टिफाई कर लिया कि लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए, फैमिली स्ट्रक्चर की बेसिस पे ज़रूरत होती है। उसके बाद हमने ये देख लिया कि लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस की टाइप्स किस तरह की होती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी क्लासिफाइड इन टू जनरल कैटेगरीज। नंबर 1, टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड टेम्पररी प्रोटेक्शन। नंबर 2, कैश बेस्ड वैल्यू इंश्योरेंस हैव अ सेविंग component and builds cash values. There are many variation of both types available today. अच्छा, अब लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली दो एक्सट्रीम टाइप्स की जो होती हैं, एक होती है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस सिंपल टेम्पररी प्रोटेक्शन है, जब तक इंडिविजुअल प्रीमियम पे करता जाएगा उसकी लाइफ इंश्योर्ड है, और उसके प्री मैच्योर डेथ की केस में उसकी फैमिली को पैसे मिल जाएंगे, मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये कब तक इंश्योर्ड है? जब तक प्रीमियम पे हो रहा है। अगर प्रीमियम पे नहीं हो रहा तो उसी वक्त लाइफ इंश्योरेंस खत्म हो जाएगी। दूसरी कैश वैल्यू इंश्योरेंस है, और ये इंश्योरेंस बेसिकली सेविंग की तरह है कि आप पैसे देते रहे और ये कम्युलेट होती रहेगी जो भी इंटरेस्ट फैक्टर होगा, और अगर कोई इंस्टॉलमेंट मिस भी हो गई तो उसकी ऊपर फाइन या सरचार्ज हो सकता है, लेकिन वो इंश्योरेंस खत्म नहीं होगी, और एट द एंड
अगर तो प्री मेच्योर डेथ होगी तो जो भी अमाउंट डिसाइडेड है वो मिल जाएगी, और अगर प्री मेच्योर डेथ नहीं होती तो जो भी टर्म है इंश्योरेंस का उसके बाद कम्युलेटिव पैसे वापस मिल जाएंगे। तो बेसिकली दो एक्सट्रीम है, एक फॉर्म ऑफ एक प्योर टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है जिसको हम टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं, जो कि प्योर फॉर्म है जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट का पोर्शन नहीं है, बट ये सिर्फ आप किसी का प्रीमेच्योर डेथ का केस में फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को कवर कर ले। दूसरा कैश वैल्यू इंश्योरेंस है, और ये जो है बेसिकली कैश वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की तरह की टाइप है, इसमें लाइफ इंश्योरेंस का पोर्शन बहुत मिनिमम सा होगा। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं, और ये दो एक्सट्रीम्स के दरमियान भी बहुत सारे प्लान होते हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनीज पे डिपेंड करते हैं। यही दो एक्सट्रीम्स पॉसिबल हैं, इसके बाद इसका ब्लेंड करके बहुत सारे इंश्योरेंस ऑप्शंस ऑफर किए जाते हैं। तो इस बुक में जो इंश्योरेंस ऑप्शंस हैं वो बेसिकली यूएस बेस्ड बुक है, तो यूएस की एग्जांपल्स दी गई हैं, कुछ मैं डिस्कस कर लूंगा और कुछ आप खुद बुक में देख लीजिएगा। बेसिकली दीज आर लाइक इंश्योरेंस ऑप्शंस, और उसको आप जस्ट गिव इट अ रीडिंग। बुक आई होप आपके पास होगी, वरना मैं शेयर कर दूंगा, जस्ट गिव इट अ रीडिंग और आप उन प्लान्स को खुद स्टडी कर सकते हैं। अंडर अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोटेक्शन इज टेम्पररी, जो पहली बात कर रहे थे, प्रोटेक्शन एक्सपायर्स एट द एंड ऑफ द पॉलिसी पीरियड अनलेस रिन्यूड। मोस्ट टर्म पॉलिसीज आर रिन्यूएबल फॉर एडिशनल पीरियड, प्रीमियम इंक्रीज एट ईच renewal to minimize adverse selection. Many insurers have an age limit beyond which renewal is not allowed. अब जैसा मैंने आपसे कहा कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी टेम्पररी प्रोटेक्शन है, ये तब तक है जब तक इसका पीरियड नहीं एक्सपायर होता, यानी कि जब उसका प्रीमियम पे नहीं होता। प्रीमियम नॉर्मली इंक्रीज करता है एट ईच रिन्यूअल पीरियड, और उसकी वजह क्या है, जिस जिस तरह इंसान की एज बढ़ती है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिड्यूस होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये जो प्रीमियम जो रेट में प्रीमियम डिसाइड होता है, ये रेट मेकिंग जो हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो ये इसके अंदर एक फैक्टर जो होता है लाइफ इंश्योरेंस का, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस आप कह लें जनरली। तो जिस जिस तरह एज बढ़ती है उस तरह लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, और उसी वजह से हर साल इसका प्रीमियम नॉर्मली इंक्रीज होता है, और इसकी एक मैक्सिमम एज भी होती है, फॉर एग्जांपल 65 या 70, जिसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर नहीं करती। और उसकी भी रीजंस कुछ हैं, जो जस्टिफिकेशन है कि लाइफ इंश्योरेंस इसलिए की जा रही थी क्योंकि उसकी जरूरत तब है जब अर्निंग हेड की प्री मेच्योर डेथ होगी। अगर वो रिटायर हो गया और अपना जो उसका वर्किंग एज थी वो गुजार चुका है, तो शायद उसके बाद उसको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, या लॉजिकली जस्टिफाइड नहीं है, इसीलिए इसकी मैक्सिमम एज भी होती है, जो प्योर फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस होती है। Most term life policies are convertible, which means the policy can be exchanged for a cash value without evidence of insurability. Under the attained age method, the premium charge for the new policy is based on the insured attained age at the time of conversion. Under the original age method, the premium charge for the new policy is based on the insured's original age when the term insurance was first purchased. The financial adjustment is required. Again, ये जो पॉलिसीज होती हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये नॉर्मली कन्वर्टेबल होती हैं, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैश पॉलिसी, कैश वैल्यू पॉलिसीज में, जो हमने दूसरी एक्सट्रीम की बात की। दो मेथड्स अवेलेबल हैं, एक अटेन्ड एज मेथड है। अटेन्ड एज मेथड का मतलब ये है कि जो प्रीमियम चार्ज होगा वो उस एज के अकॉर्डिंगली चार्ज होगा जो उस इंडिविजुअल की उस दिन है। ओरिजिनल एज मेथड का मतलब ये है कि अगर कन्वर्ट हो रही है पॉलिसी तो प्रीमियम वो चार्ज होगा जब इनिशियली पॉलिसी सब्सक्राइब की गई थी। तो ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इंश्योरेंस कंपनी इन्हीं की बेस पे इन्हीं की बेस पे अपनी जो भी उसकी कंपनी की इंडिविजुअल पॉलिसी होगी प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं।